नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान में आरपीसी के द्वारा सेकंड ग्रेड का जो पेपर आयोजित हुआ है उस पेपर की आंसर की को लेकर। आज 30 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था ग्रुप ए का, उस पेपर को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहला प्रश्न था, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ 25 की बजाय कितने देश होंगे, टॉप जो 10 कंट्रीज़ है उसमें भारत को लेकर आना है। तो कथन नंबर 1 आपका केवल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था। तो ये पोर्टल था आपका उद्यम पोर्टल। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। और तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो ये घोषणा की गई थी वर्ष 2018-19 के बजट में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न की। और चौथा प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा निर्यात साख गारंटी निगम। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। और प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है। और भारत में वर्तमान में आप लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम जो सूचकांक तैयार किए जाते हैं वो नीति आयोग के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। और प्रश्न नंबर 7 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो किसके पास थी। तब हमारा आंसर होगा गवर्नर जनरल के पास। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न की। और 8वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था। यानी हमें यह बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार था। तो यदि हम भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत के वह नागरिक जो संपत्ति, शिक्षा और सरकार को टैक्स देते थे, उन नागरिकों को क्या दिया गया था, मताधिकार का अधिकार दिया गया था। साथ ही साथ महिलाओं के लिए सीमित मताधिकार जो है उसका प्रोविज़न किया गया था। तो यहाँ यदि हम बात करें तो केवल वह पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो। दूसरा ऑप्शन, केवल वह महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करती हो। तीसरा, भारत के सभी नागरिक, भारत में रहने वाले केवल ब्रिटिश नागरिक। तो ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 3 आपके नहीं होंगे। फिर पुरुषों में जो संपत्ति रखते हो, शिक्षा रखते हो, मतलब शिक्षा का जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर रखी हो, और जो टैक्स देते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। और बहुत ईजी सा प्रश्न जो आरपीसी अमूमन एग्जाम्स में पूछती रहती है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भाग 4। भाग 4 में उल्लेख है डीपीएसपी का, जो हमने आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड से। फिर
यदि हम बात करें भाग 5 की, तो भाग 5 में उल्लेख है संघ सरकार का। भाग 3 की बात करें तो इसमें उल्लेख है मूल अधिकार का, मूल अधिकार। और भाग 2 की यदि हम बात करें तो भाग 2 में उल्लेख है नागरिकता का। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। यानी आप लोगों को पता होगा कि भारत की जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से निर्वाचित थी, आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। यानी आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से मनोनीत थी। अब ये जो निर्वाचित सदस्य थे, ये निर्वाचित सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे, तो इनका जो निर्वाचन किया जाता था वो निर्वाचन किया जाता था प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा, प्रांतीय व्यवस्थापिका के द्वारा। और प्रांतीय व्यवस्थापिका को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रांतीय विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता था, प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए जाते थे। यानी संविधान सभा के जो निर्णय होते थे वो किस आधार पर होते थे, तो वो होते थे आपके सहमति और रजामंदी से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कुछ निर्णय ऐसे होते थे जो सहमति से लिए जाते थे और कुछ निर्णय ऐसे होते थे जो रजामंदी से लिए जाते थे। तो इंग्लिश में यदि हम देखें तो बाई कंसेंट एंड अकोमोडेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोलकनाथवाद। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोलकनाथवाद जो था, इसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 13 जो है उसके अधीन संविधान संशोधन जो है, अनुच्छेद 13 के अधीन संवैधानिक संशोधन जो है वो विधि है और मूल अधिकारों से यदि ये असंगत होते हैं तो इनको क्या किया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, किस ऐतिहासिक दिन को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो ये आपकी डेट है 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से प्रधानमंत्री चाउ उन लाई इनके द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है कि ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई, तो ये पुस्तक जो है KPS मेनन के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, KPS मेनन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। यानी हमें वो महिला बतानी है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। ये संविधान UN महासभा जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। आगे बात करते हैं, लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो सीधी सी बात है कि लोकसभा में जो आपका लोकप्रिय सदन है उसका नेता कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 397। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि RPC इसका आंसर क्या मानती है। आगे बात करते हैं, CII और फिक्की ये क्या है। CII और फिक्की जो है ये आपके औद्योगिक संस्थानों से जुड़े हुए, औद्योगिक जो संस्थान हैं, औद्योगिक संस्थानों से जुड़े हुए भारतीय दबाव समूह हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, औद्योगिक समूह से जुड़े हुए दबाव समूह। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, और क्वेश्चन नंबर 20 है, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अब देखो, यदि हम बात करें आणविक अप्रसार संधि की, तो आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1968 में। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं IRBM संधि। IRBM संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 8 दिसंबर 1987 को। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर आंशिक परीक्षण निषेध संधि, इस पर जो सिग्नेचर हुए थे वो हुए थे 5 अगस्त 1963 को, 5 अगस्त 1963 को। अब देखिए, जर्मनियों के एकीकरण की जो संधि है इस पर वैसे तो
कई जगह पर आपको डेट जो दी हुई मिलेगी वो डेट दी हुई मिलेगी 31 अगस्त 1990। अब यहाँ पे क्या दे रखा है 1989 दे रखा है, तो आंसर होगा आपका जर्मनियों के एकीकरण की संधि। अब अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? सही है। तो ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन आ गए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों को हम लोग एक बार स्किप कर रहे हैं और सीधा हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 41 पे। प्रश्न नंबर 41 जो है ये आपका राजस्थान जीके से रिलेटेड प्रश्न नंबर 41 ये रहा। प्रश्न नंबर 41 ये आपका राजस्थान ज्योग्राफी का प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? यानी सर्वाधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर राजस्थान में कौन से वन पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा शुष्क सागवान के वन। शुष्क सागवान के जो वन हैं ये आपके कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? जैसे राजस्थान का दक्षिणी भाग है और माउंट आबू वाला भाग, यानी राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? सागवान वन पाए जाते हैं। हालांकि ये शुष्क नहीं आना चाहिए, इसके आगे उपोष्ण कटिबंधीय सागवान वन आना चाहिए, लेकिन ठीक है यहाँ आपको सागवान वन से रिलेट करना है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? सागवान के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो राजस्थान का स्थान था दूसरा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजरा में हमारा स्थान प्रथम था, लेकिन मूंगफली में हमारा स्थान कौन सा था? दूसरा स्थान था। फिर राजस्थान में स्थित वागड़, यदि हम बात करें वागड़ की, तो वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? इसका मतलब यहाँ हमें उबड़ खाबड़ से आपको ये नहीं करना है कि उत्खात स्थलाकृतियाँ, उत्खात स्थलाकृतियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तब हमारा आंसर होगा लूणी। लेकिन यहाँ हमें स्पेशली दे रखा है वागड़। इंग्लिश में यदि हम देखें तो ये दे रखा आपको वागड़। तो वागड़ की यदि हम बात करें तो वागड़ में कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? तब हम लोग आंसर करेंगे माही नदी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वागड़ की गंगा किसको कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न था, लेकिन यहाँ उबड़ खाबड़ आपको देकर आपको कन्फ्यूज करने का प्रयास किया गया था। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम बताना है? बढ़ता हुआ क्रम यानी सबसे पहले हमें सबसे कम वर्षा वाला बताना है और लास्ट में बताना है सर्वाधिक वर्षा वाला। अब देखिए, पहला ऑप्शन है आपका बूंदी, बूंदी के बाद हनुमानगढ़। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि बूंदी में ज़्यादा होती है, हनुमानगढ़ में कम होती है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद जयपुर और जयपुर के बाद हनुमानगढ़। अब यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में होती है, बांसवाड़ा के बाद बूंदी में होती है, बूंदी के बाद जयपुर में होती है और जयपुर के बाद हनुमानगढ़ में होती है। तो ये इसका अवरोही क्रम है। कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम है। लेकिन हमें कौन सा क्रम पूछा है? आरोही क्रम। तो हम वो ऑप्शन देखते हैं जिसमें इन जिलों का उल्टा क्रम दे रखा हो, यानी पहले हनुमानगढ़, ये रहा आपका हनुमानगढ़, फिर जयपुर, ये रहा जयपुर, फिर बूंदी, ये रहा बूंदी, और फिर बांसवाड़ा, ये रहा बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। प्रश्न नंबर 45 की यदि बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? यानी ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो पहली नदी आपको दे रखी है काली सिंध, और दूसरी दे रखी है बेड़च, तीसरी पार्वती और चौथी बाणगंगा। अब देखो, इस प्रश्न को या तो आपको सीधा याद हो कि राजस्थान के बाहर से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, तो राजस्थान से बाहर से निकलती है काली सिंध और पार्वती, दोनों की दोनों एमपी से निकलती है। या तो आपको सीधा डायरेक्टली याद हो तो आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो, यानी ए और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हमें यह नहीं पता कि राजस्थान के बाहर से कौन निकलती है, लेकिन हमें इतना सा पता है कि बेड़च नदी जो है, बेड़च नदी राजस्थान से निकलती, राजस्थान बेड़च, या जिसको हम ऐड नदी बोलते हैं, जो कि गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो कि उदयपुर में स्थित है, यहाँ से निकलती है। तो इसका मतलब बेड़च राजस्थान से निकलती है। फिर बाणगंगा की यदि हम बात करें तो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से ये नदी निकलती है। इसका मतलब बी और डी नहीं हो सकता। तो जहाँ जहाँ आपको बी और डी दिख रहे हैं वो ऑप्शन कैंसिल कर दूँ तो एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, दूसरा कैंसिल हो जाएगा और चौथा कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास बचेगा। तो इस प्रकार से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गलत युग्म चुनिए, यानी इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो आपका गलत है। सबसे पहले आपको दे रखा है अर्थुणा मंदिर
अर्थुणा मंदिर डूंगरपुर। अर्थुणा मंदिर डूंगरपुर में नहीं है, ये मंदिर आपका कहाँ पे स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर एक ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यदि हम देखें तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है, सालिम सिंह जी की हवेली जो है वो जैसलमेर में स्थित है, और जसवंतथड़ा कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। यानी हमें उन जिलों का चयन करना है जिन जिलों की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जो है उसकी जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक है। तो ऐसे जो ज़िले हैं उनमें आपका हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, यानी वागड़ वाले ज़िले बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है खेरी और लोही। खेरी और लोही किसकी नस्ल हैं, यानी हमें क्रम से बताना है। तो यदि हम बात करें खेरी की, तो खेरी आपकी भेड़ की नस्ल है और लोही जो है वो आपकी बकरी की नस्ल है। खेरी किसकी नस्ल है, भेड़ की, और लोही किसकी है, बकरी की। तो भेड़ और बकरी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खेरी तो भेड़ की है और लोही किसकी है, बकरी की नस्ल है। आगे बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मिली है। बहुत ही बेहतरीन सवाल और बहुत ही डीप पूछा हुआ सवाल है राजस्थान की इकोनॉमी से। अब देखो, इसमें सीधा सा हम कोटा देखते ही कोटा की तरफ भागते हैं, जबकि कोटा में राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कोटा में है। लेकिन सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन की यदि हम बात करें तो वो आपका अलवर का है। अलवर में दशकीय परिवर्तन जो है वो 50.5% है। और इस परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है यहाँ का इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रियल हब बना हुआ अलवर। इसलिए सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन कहाँ पे हुआ, शहरी क्षेत्रों में, अलवर में। जबकि न्यूनतम कहाँ पे हुआ, तो न्यूनतम हुआ आपका डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला आपको दे रखा है टायर ट्यूब, और टायर ट्यूब का आपको दे रखा है अलवर। टायर ट्यूब का कारखाना अलवर में नहीं है। टायर ट्यूब का कारखाना जो है ये आपका कांकरौली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कांकरौली में स्थित है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पॉलीमर उद्योग जो है वो आपका शाहपुरा का है। हाईटेक ग्लास धौलपुर का है। सफ़ेद सीमेंट के लिए निमाड़ा प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधा पेपर आपका हो चुका है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 51, और प्रश्न नंबर 51 है आपका सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। तो इसको आप सीधा सा याद रख सकते हो कि उल्लू उड़ गया, नुरसत मारा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नुरसत खान। ये पहले भी सेकंड ग्रेड में सीधा सा पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है। यानी ऐसे इतिहासकार का नाम बताना है जिसने हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको गोगुंदा के नाम से पुकारा है। तो आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी जो था, इसने गोगुंदा का जो युद्ध था इसको किस नाम से पुकारा है, इसको हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के नाम से पुकारा है, गोगुंदा के युद्ध के नाम से। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मेजर सावर्स। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर सावर्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। अब देखो, वस्त्र की बुनाई की तकनीक से परिचित थे, इसका मतलब ऐसा कौन सा पुरापाषाण स्थल है जहाँ से हम लोगों को, यानी ऐसा कौन सा पुरातत्व स्थल है जहाँ से हम लोगों को कपड़े के अवशेष मिले। तो कपड़े के अवशेष मिले हैं बालातल सभ्यता से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से उद्भव हुआ कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर अभिलेख। जोधपुर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार जो है उनको बताया गया है कि ये इनका जो उद्भव हुआ है वो लक्ष्मण से हुआ है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 की, और प्रश्न नंबर 56 है ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था। तो ये था विग्रहराज चतुर्थ का। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ।
अब देखो, यदि हम बात करें मत्स्य संघ की, तो मत्स्य संघ का विलय हुआ था 5वें चरण में, यानी राजस्थान के इंटीग्रेशन का जो 5th चरण था उसमें मत्स्य संघ का विलय होता है वृहद राजस्थान में। और 5वां चरण जो हुआ था ये आपका हुआ था 15 मई 1949 को। 30 मार्च 1949 को एकीकरण का 4था चरण होता है, जब राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जैसलमेर, मारवाड़ यानी जोधपुर और बीकानेर जब ये मिल जाती है तो राजस्थान का 4था चरण बनता है, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त वृहद राजस्थान। फिर वृहद राजस्थान जो होता है, इस वृहद राजस्थान में 5वें चरण में मत्स्य संघ का विलय कर दिया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस अनुशंसा पर किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मई 1949। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, यानी हमें उस दुर्ग का नाम बताना है जो कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शेरगढ़ दुर्ग, यानी मूल नाम इसका कोसवर्धन दुर्ग था, लेकिन शेरशाह सूरी के द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, शेरगढ़ दुर्ग कर दिया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा शेरगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पर स्थित है, बारां में स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो इनका मुख्य मंदिर स्थित है बेंगटी, जो कि आपके फलौदी जोधपुर में स्थित है, फलौदी जोधपुर। आगे बात करते हैं 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। तो उनका नाम था बाल मुकुंद बिस्सा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा। अगला प्रश्न है, चांदग्रहण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे। तो राजस्थान में ये आर्य समाज से रिलेटेड थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1911 एवं 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था, यानी गोविंद गुरु की जो गतिविधियां थी उनका प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेड़सा। यहाँ पे इन्होंने धूनी भी स्थापित की थी और अपनी जो गतिविधियां थी उनका संचालन यहाँ से किया था। अब देखिए 1911 तक इन्होंने ईडर और सूंत में अपना केंद्र बना रखा था, लेकिन 1911 और 12 में कहाँ पे, बेड़सा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है अक्षय तृतीया, जिसको हम आका तीज के नाम से जानते हैं। ये त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ये त्यौहार मनाया जाता है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या बनाया जाता है, अक्षय तृतीया, जिसको हम राजस्थान में अबूझ सावे के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, लोक गायकी की 4 बेंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित थी। तो ये राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्नड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। तो वो आपकी है विरमदेव सोनगरा की बात। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विरमदेव सोनगरा की बात। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो की रचना किसने की। बिसलदेव रासो की रचना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था नरपति नाले। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दादू पंथ की मुख्य गद्दी यानी प्रधान पीठ जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये आपकी नरैना जयपुर में स्थित होगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नरैना जयपुर में। अब देखिए यहाँ पे हम डिटेल क्वेश्चन आंसर नहीं देखते हुए सीधा आंसर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि 80 प्रश्न यदि डिटेल में सोल्व करेंगे तो वीडियो आपका 3 से 4 घंटे का बनेगा। इसलिए डायरेक्टली हम आंसर पे बात कर रहे हैं कि करेक्ट आंसर आपके क्या होंगे। यदि आप लोगों को लगता है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगला प्रश्न, चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, यानी ये किसका उदाहरण है। तो पिछवाई चित्रकला जो है वो कपड़े पर की जाती है, पहली चीज़। साथ ही साथ ये जो चित्रकला की जाती है, जैसे कृष्ण भगवान की जो मूर्ति होती है, इस मूर्ति के पीछे पे भाग पर किए जाने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, पिछवाई। और ये जो पिछवाई बनाई जाती है किस पे बनाई जाती है, कपड़े पर बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़ा। अगला प्रश्न है, मोरबंदिया, पैरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गरासिया जनजाति में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई। सबसे पहले राजवल्लभ की रचना मंडन के द्वारा की गई। दूसरी पुस्तक है रूपावतार और देवमूर्ति प्रकरण पुस्तक का ही नाम है रूपावतार। और चौथी पुस्तक है वास्तुसार। ये चारों की चारों जो पुस्तकें हैं ये चारों मंडन के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमें असत्य कथन बताना है। पहला कथन देखिए, वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है, तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा और हमें क्योंकि असत्य कथन ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। और चौथा है, वे 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। और ये प्रोविज़न जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के द्वारा ये अमेंडमेंट जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रोविज़न किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला, तो हमारा आंसर होगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्षता, जिनका नाम क्या था, कांता भटनागर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हीरालाल देवपुरा, मात्र 16 दिन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1998, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई है, तो ध्यान रखना, राजस्थान में वर्तमान में यदि हम बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की टोटल 11 महिलाएं हैं। 11 महिलाओं में से यदि हम बात करें एससी की, तो एससी की आपकी 8 महिलाएं हैं और एसटी की 3 महिलाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एससी की 8 और एसटी की कितनी, 3 महिलाएं, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 2002 में संशोधन नहीं हुआ था, 2004, 2000 और 1999 इन तीनों वर्षों में इसमें संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो ये समझौता ज्ञापन हुआ है हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। ये आपका जून माह का करंट अफेयर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी आरपीएससी के जो अध्यक्ष है उनको हमें कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर BL रावत। BL रावत जो आरपीएससी के अध्यक्ष बने थे, ये बने थे 1966 में। फिर डॉक्टर दीनदयाल, आप मोटा मोटी याद रखो तो भी आपकी चीज़ें हो सकती है, ये बने थे 1995 में, 1985 में। राम सिंह चौहान, ये बने थे 1979 में, 1979 में। और SS टाक बने थे 2004 में। अब यदि हम इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले बने BL रावत, यानी ऑप्शन नंबर A। फिर कौन बने, राम सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर C। फिर कौन बने, दीनदयाल, ऑप्शन नंबर B। और सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर D, यानी ACBD, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ACBD। बहुत ही डीपली प्रश्न पूछा गया था। फिर सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, बहुत बेहतरीन सवाल और माइनर सा डिफरेंस है। 2 ऐसे मुख्य सचिव है जिनके कार्यकाल में, तो यदि हम बात करें राजीव स्वरूप के कार्यकाल की, इनका जो कार्यकाल था वो था 120 दिन का। और NC गोयल के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो इनका कार्यकाल था 121 दिन का, 1 दिन का डिफरेंस। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजीव स्वरूप करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्य सचिव। फिर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, तो इसमें निर्वाचित सदस्य होंगे 17, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 82 और ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागौर, जैसलमेर और अलवर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागौर, अलवर और जैसलमेर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की? तो ये मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से सराहना की थी और ये गोद भराई कार्यक्रम आपका दौसा जिले का है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों के चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? तो इस कार्यक्रम का नाम है डायल फ्यूचर। 27 जून को ये लॉन्च किया हुआ था। ये जो कार्यक्रम है ये 10वीं पास विद्यार्थियों को सब्जेक्ट चयन में यानी संकाय चयन में हेल्प करने के लिए कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत एक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है जिसको हम लोग पथ प्रदर्शक बोलते हैं। आगे 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है 12वां। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेप वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? यानी हमें बताना है कि अनुया को कौन सा मेडल मिला था। तो इनको मेडल मिला था गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के परिणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्हें ये पदक किस खेल में मिले हैं? तो ये मिले हैं इनको शतरंज खेल में। और आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान सरकार की नो बैग डे के तहत नो बैग डे जो मनाया जाता है उसमें बच्चों को चेस का जो खेल खिलाया जाता है, इसी का परिणाम है कि परिणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष को व्यक्तिगत रूप से क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। कौन से गेम में? चेस में यानी शतरंज में। आगे बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय मजदूरों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है 7 खेल, क्योंकि हमें 2023 का पूछा है। तो 2023 के जो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल है उनमें 7 खेलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये आयोजन आपका 2 स्थानों पर हुआ था। एक तो हुआ था माउंट आबू सिरोही में, और दूसरा इसका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था जयपुर में। जयपुर आपके ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में माउंट आबू है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? यानी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसका जनघनत्व ओनली 3 है। केवल कितना है? 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव है? देखो, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, हम लोग ऑनलाइन वस्तुएं खरीद पा रहे हैं, चाहे किसी भी देश की वस्तु हो उसको हम लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं। फिर आप लोगों ने देखा होगा प्रवास, यानी प्रवास के तहत चाहे आप रोजगार हो या शिक्षा हो, उसके लिए लोग जो है वो माइग्रेट करके दूसरे देशों में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? प्रवास कर रहे हैं। तीसरा, युवा संस्कृति यानी जो अलग अलग देशों का कल्चर है उस कल्चर का प्रसार हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इससे वैश्विक नागरिकता जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। बाकी वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, प्रवास, युवा संस्कृति, ये सारे के सारे आपके वैश्वीकरण के प्रभाव है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ आपको महासागर दे रखा है और दूसरी तरफ सीमावर्ती सागर दे रखा है। तो प्रशांत महासागर, इसके सीमावर्ती कोरल सागर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। फिर हिंद महासागर और बंडा सागर, ये इसका निकटवर्ती नहीं है, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ बी आ रहा है उसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो बी केवल और केवल 4 में आ रहा है, इसका मतलब एक ऑप्शन कैंसिल हुआ। आगे बात करते हैं आर्कटिक।
आर्कटिक और कारासागर ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन यदि हम बात करें तो अटलांटिक यानी अंध महासागर और बेरिंग सागर ये नहीं होगा, क्योंकि ये इसका सहायक नहीं है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बात करते हैं, दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें यानी पछुआ पवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पछुआ पवनें गर्मियों में ध्रुवों की ओर विस्थापित हो जाती है, जबकि सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बहुत ईजी सा प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये आपके 95 क्वेश्चन हो गए। 96वां क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानिए। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है और हम लोगों को गलत जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। आलिया बेट, आलिया बेट की यदि हम बात करें, आलिया बेट और खादिया बेट ये जो द्वीप समूह है जहाँ पे आपकी मुंबई स्थित है, तो आलिया बेट बॉम्बे हाईवाड़ा क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल के लिए प्रसिद्ध है। फिर मोरान हुग्रीजन ये कोयला के लिए नहीं है, ये आपका प्राकृतिक तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये कोयला के लिए नहीं है, किसके लिए, तेल के लिए। नाहरगटिया गैस के लिए है, जरिया कोयला के लिए है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता किस में सहायक है। तो मानसूनी वर्षा में जो क्षेत्रीय भिन्नता है वो आपकी सहायक है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोंकण, कनारा और मालाबार ये किसके उपप्रदेश है। तो यदि हम बात करें कोंकण, कोंकण के बाद कनारा और मालाबार तट, ये आपके पश्चिमी जो तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान उसके पार्ट है। यानी भारत के मैप में यदि हम बात करें तो ये वाला भाग तो पश्चिमी तटीय मैदान के भाग है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन है, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है। तो वो है आपकी सतपुड़ा श्रेणी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके का पेपर हुआ था उसके आंसर की। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। आप लोग इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।